आज क्योंकि बारिश बहुत है तो देख सकते हैं जब बारिश ज़्यादा होता है तो कैसे फ्लो होता है, कितना ज़्यादा और कितना वाटर का फिर आप देखो वेस्टेज है, साथ साथ कितना सिल्ट ये लाती है अपने साथ जब ये ऊपर से आती है। तो इसीलिए आज अभी आप इसका कलर जो पानी का है वो देख पा रहे हो कि ये बिल्कुल ब्राउनिश है। वैसे तो इसमें मुझे थोड़ा वाइट दिख रहा है लेकिन वो ब्राउनिश है पूरी तरह से। तो देखिए कि लेकिन फ़्लो कितना ज़्यादा है। और ये रही संजय गांधी नेशनल पार्क, ऊपर की तरफ देख रहे हैं जहाँ से कि ये ओवरफ्लो है तुलसी लेक की। तो ये इस तरह से जो नदियाँ जो बनती है ये इसी तरह से बनती हैं कि कहीं कैचमेंट से पानी सारा आता है एक जगह साठा और फिर उसके साथ जब ये फ़्लो होती है तो वही तुलसी लेक एक तरफ से पोईसर लेक बन के पोईसर रिवर बन के बहती है, दहीसर रिवर बन के बहती है और वालभट ओशीवरा बन के बहती है। जब ये यहाँ पर दिंडोशी से बह रही है, गोरेगांव दिंडोशी से, तो ये है वालभट नदी ओशीवरा की तरफ जाकर फिर समंदर में जाती है। तो आप देखिए कितना मिट्टी साथ ला रही है। तो ये होता है जो सिल्ट ये साथ में लाती है और इसको समय समय पर इस सिल्ट को निकालना पड़ता है नदी से। मगर सबसे अच्छी बात है कि जब इसमें सिल्ट मतलब इसमें से सॉइल बह रहा है इस पानी में से, तो आप समझ लीजिए कि इसमें अच्छे माइक्रोब्स हैं जो ये ऊपर से ला रही है और पानी के साथ बह रही है। इसीलिए पानी में अपने आप में क्षमता होती है कि पानी को क्लीन रखना। लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया है हमेशा कि आगे चल के 100 मीटर पर ही बिल्कुल ये नदियों को, हमारे मुंबई में जो है सारी नदियों को रिटेंशन वॉल में बांध दिया गया है फ्लड के नाम पर। और उसको रिटेंशन वॉल में बांधकर और जो बेड है उसको पूरी तरह से कंक्रीटाइज़ कर दिया गया है। तो बेड कंक्रीटाइज़ होने के वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सॉइल भी जो आ रहा है ये सॉइल एनरिचमेंट लेके आती है बायोडाइवर्सिटी के लिए, मतलब पेड़ पौधे जानवर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन अब ये जो बहता है आगे चल के तो ये बिल्कुल कंक्रीट के ऊपर से बहती है तो इसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। तो इसी कंक्रीट से बहते हुए ये डायरेक्टली ओशीवरा और ओशीवरा से लेकर ये पूरी समुंदर में चली जा रही है। तो आप सोच के देखिए कि हम लोगों ने अपने आप से जो नदियों का साइंस, फॉरेस्ट का साइंस, सॉइल का साइंस, ये सब को नहीं समझकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम जो निर्णय लेते हैं वो कितना गलत होता है। उसका परिणाम है कि आज जो मुंबई में कभी एसटीपी लगाने की बात, तो कभी डिसैलिनेशन प्लांट लगाने की बात, तो कभी कोस्टल एरिया को कंक्रीटाइज़ कर दे रहे हैं, तो ये नदियों को जो कर दिया है रिटेंशन वॉल में। इस तरीके का ये जो कंक्रीटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्यूटिफिकेशन, ये सब के नाम पर जो किया जा रहा है ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि बहुत गलत तरीके की चीज़ें हो रही है। आज वैसे तो हम सोच रहे थे कि किसी को यहाँ के जो लोकल कॉरपोरेटर हैं उनको मिलकर इस सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे ताकि वो कुछ काम करें इस पर, क्योंकि बहुत सालों से हम तो बताते आ रहे हैं उनको, लेकिन आज तक उनका भी कोई मदद नहीं मिल पाया है। लेकिन और हमारे पास चारा ही नहीं बचता है कि जब शाम दाम दंड भेद ऐसे सभी को बोल बोल के और जहाँ जहाँ तक जो कर पाते हैं। तो आप समझ लीजिए अभी ये जो पानी है कितना वेस्टेज और कितना उसमें मिट्टी बहुत सारी आ रही है, बिल्कुल ब्राउन वाटर है और इसमें से सॉइल बहुत सारा जा रहा है जो ऊपर से ये सॉइल ला रही है अपने साथ में। लेकिन सॉइल का आना मतलब उसके साथ साथ आप समझ लीजिए बहुत सारे माइक्रोब्स आते हैं उसके साथ। सॉइल में हर एक कण में बहुत लंबा डीएनए और जीन लाइब्रेरी जो कहते हैं वो होती है सॉइल में, और उसकी जो क्षमता होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है नदी या कोई भी वाटर रिसोर्सेस या इस तरीके के जो पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, जो आज पूरे दुनिया में समझा जा रहा है माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस, सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं, उसका जो इम्पोर्टेंस कितना है ये सब चीज़ों को संभाले रखने के लिए वो समझ में आता है। तो देखिए ऊपर की तरफ का आपको एक लाइन दिख रहा है, उसके पीछे जो पेड़ दिख रहे हैं वो सारा संजय गांधी नेशनल पार्क है। और ये जो है एक्सटेंशन ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क एज वेल एज जो थाना वन विभाग का एरिया है ये पूरा।
आप लोग को हम वक्त वक्त पे कभी हरिन दिखाते हैं, तो कभी सांबर, तो कभी लेपर्ड, तो कभी वाइल्ड बोर, बहुत सारे पक्षी, तितलियाँ, इंसेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स बहुत सारे दिखाए हैं। तो ये सारी जो पर्यावरण है ये खाली बची रहती है। जो सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। ये पेड़ों के जो रूट्स हैं उसमें के जो माइक्रोब्स है, सॉइल के माइक्रोब्स हैं, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है हमको एक नेचुरल फ़्लो बनाए रखना इन नदियों का, जिससे कि ये नदियाँ न मरें। लेकिन ये जैसे अभी देखिए आज बारिश हुई है बहुत बॉम्बे में, तो इसीलिए आज वापस से ये फ़्लो देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़्लो था, अब वैसे बारिश थोड़ा कम हो गया तो कम फ़्लो दिखाई दे रहा है। मगर ये जो नदियों का फ़्लो है ये बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि नदियों के को उसको उसके नेचुरल वे में उसको बनाए रखना। लेकिन जिस तरह से पूरा रिटेंशन वॉल वगैरह बना हुआ है, और जो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि हर तरफ कंक्रीटाइजेशन, और ऊपर से नदी के बीचों बीच में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, चाहे वो पोईसर नदी पर हो 4-5 उसके ऊपर, दहिसर नदी के ऊपर 4, वालभट नदी के ऊपर 4-5, फिर वापस आगे ओशिवरा के ऊपर, इस तरह से एसटीपीज़ को बांध कर कुछ भी तो सुवेज का तो कोई ट्रीटमेंट होने वाला है नहीं, क्योंकि जितना भी वो ट्रीट करके भी जो छोड़ रहे हैं तो वापस से वो तबेले का पानी या फिर कोई इंडस्ट्री का पानी और उसी में ही छोड़ देते हैं। और जो ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक का है, क्योंकि आप समझ लीजिए प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है खाली जो उसमें सॉलिड जो है उसको स्क्रीन करके बाहर निकालना, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो होता है उसको माइक्रोबियल उसको रेमिडिएशन देना। लेकिन वो माइक्रोबियल रेमिडिएशन भी गलत तरीके का, क्योंकि जब तक कि हम उस सीवेज में कौन सी तरीके की ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए हमको क्या रेमिडिएशन करना है, जब तक हम स्पेसिफिक एरिया का इस तरीके का स्टडी करके ना करें तो कभी भी हम ट्रीटमेंट सही नहीं कर पाएंगे। और वही हालत आज एसटीपीज़ की पूरी देश भर में है, और वैसे ही मुंबई में है। और मुंबई में तो बता दूं कि ये जो पोईसर, दहिसर, ओशिवरा, वालभट के ऊपर जो एसटीपीज़ लगाए जा रहे हैं, जो इसके कंसल्टेंट भी हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, और बस वो लगाए जा रहे हैं अपने तरीके से। और जो बड़े बड़े मेजर फॉल्स के जो कर रहे हैं वो टीसीएस कर रहा है, टाटा कंसल्टेंसी, उनको भी जब जाके बताया उनको भी इतना सब ज्ञान नहीं है जो माइक्रोबियल स्टडी करके और फिर डिज़ाइन कैसे करना। और खाली सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक हो रहा है आज सीवेज ट्रीटमेंट का, तो उससे कुछ भी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से बहुत सारा स्लज जनरेशन हो रहा है, और वो स्लज डिस्पोजल मतलब वापस से वो सारा कुछ जो स्लज डिस्पोजल होता है वो पूरी तरह से पैथोजन को ले जाता है लैंडफिल्स वगैरह में। और जो पैंडमिक्स हमने जो देखे, जो कोविड पैंडमिक आया और आज जिस तरीके की बीमारियां देख रहे हैं, ये सब कारण है कि हमारे पास में किसी भी तरीके की सही तरीके की सीवेज डिस्पोजल के लिए कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है, और ना ही ये अधिकारी या कंसल्टेंट इसके बारे में समझना चाहते हैं। साइंस ऑफ सीवेज, प्रिंसिपल ऑफ सीवेज, इनफैक्ट जो इंजीनियरिंग में पढ़ाया भी जा रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स भी गलत तरीके से लिखे हुए हैं। और यही वजह है कि वो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ऑथर्स अपने किताबों में। इंजीनियरिंग के, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का मेटकाल-फेडी, ये जो बाइबल कहते हैं इंजीनियरिंग सीवेज एनवायरमेंट ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत सारी गलत चीज़ें लिखी हुई है। ये हमने बार बार इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ डिस्कस करके स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूमात देकर चीज़ों को परिवर्तन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो निर्णय लेते हैं एसटीपीज़ लगाने का या वाटर कंजर्वेशन का या फिर जो वाटर ट्रीटमेंट का, उनको ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से ये इस पानी के साठे को हम कैसे जमा करके रख सके, सही तरीके से बचा सके, ताकि मुंबई में किसी भी तरीके का डिसैलिनेशन प्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और अभी डिसैलिनेशन प्लांट लगाने का मतलब होता है कि सारा सॉल्ट रिजेक्शन, जो सॉल्ट जो सब ये हो जाएगा डिसैलिनेशन के बाद में, वो वापस से वो वही समुंदर में डालने वाले हैं। और वही समुंदर में डालने से आप समझ सकते हो जब जितना ज़्यादा सॉल्ट होगा, एसिडिफिकेशन, टेम्परेचर, ये सब इम्पैक्ट करता है। और वैसे ही टेम्परेचर राइज़ की वजह से आज देखिए 1.5 to 2 डिग्रीज राइज़ हो चुका है। इसीलिए अभी देखिए सितंबर का एंड भी आ गया है, बारिश फिर भी ज़ोरों पर है।
और इस तरह से जो समुद्र का ये जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है, जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, आप अभी समझ लीजिए ये जो फ्रेश वाटर है इसमें तो किसी भी तरीके का भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा ही नहीं। नदी मैंने आपको बताया जिस तरह से सीमेंट कंक्रीट कर दिया है, तो इसी वजह से इसमें तो एनिमल्स होने का सवाल नहीं है। सारे मतलब हम आज एक्सटिंक्शन, जितना भी फ्रेश वाटर एनिमल्स का एक्सटिंक्शन, ओशन का एनिमल्स का एक्सटिंक्शन, क्योंकि सारा अनट्रीटेड सीवेज ओशन में अल्टीमेटली जा रहा है। तो ये जो पूरा जो चक्र है, जो ये कनेक्टेडनेस है, इसके बारे में भी सबको जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक अपने अपनी जगह पे अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सके, स्कूल कॉलेजेस में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जनरल पब्लिक में, दूसरे स्टेक होल्डर्स में, अथॉरिटीज़ में, ऑफिसर्स को जाकर मिलकर इस बारे में बार बार, जब तक कि हैमरिंग बातें फॉलोअप्स नहीं होगा, ये सब पे कुछ भी कार्रवाई होने से रहा। क्योंकि आपको बता दूं ये जो वाटरफॉल है इसके लिए आज ऑलमोस्ट 2009 और आज 2025 चल रहा है, तब से लेकर आज तक हम लगे हुए हैं बीएमसी के पीछे कि इस पानी का कुछ कंजर्वेशन किया जाए। बार बार हमने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी लाकर कि गेबियन स्टोरेज टैंक या फिर इसको डाइवर्ट करके कहीं नियर बाई के जितने बोरवेल्स है उसको इधर रिचार्ज, या फिर यहाँ पर हमारे यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है बस एक 100 मीटर पर वहाँ इसको डाइवर्ट किया जाए, मगर ये सब का कुछ प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। वार्ड ऑफिसर को बता चुके, कमिश्नर को बता चुके। तो ये जो परिस्थिति है ये विडंबना हर जगह पे है, लेकिन कोशिश हम लोगों को छोड़नी नहीं है, हमको कोशिश करते जाना है। और देखिए ये कितना अच्छा पूरा फॉरेस्ट एरिया है, इस फॉरेस्ट एरिया को भी ये बीएमसी और फॉरेस्ट वालों ने लगभग ये सारे जो बड़े बड़े बिल्डर्स वगैरह हैं इनको ये दे चुके हैं, और इस तरह से ये बड़े बड़े आईटी पार्क वगैरह बनाते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते चले जा रहे हैं। 3-4 डेवलपर्स को दे चुके हैं। ये भी मतलब ये तो हम बिल्कुल पीछे पड़े रहते हैं तब ये बचा हुआ है आज भी, वरना इसके पीछे से तो बहुत सारा खोद दिया है, इसीलिए ये बहुत कम हो गई है ये वाटरफॉल। अदरवाइज़ बहुत बड़ा सा वाटरफॉल हुआ करता था ये 2000 लगभग 15 तक। उसके बाद से इसकी भी हालत ख़राब हो गई है। अभी तो जब बारिश होती है तब इस तरीके का पानी बहता हुआ आप देख सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा फ्लो है वाटर का। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली फ़्लो होती रहती है। अब बताइए कितना सारा क्यूसेक पानी जो है ये ऐसे ही नाले में चला जा रहा है, जहाँ पे सारा सीवेज दिंडोशी, संतोष नगर, बीएमसी कॉलोनी, रहेजा, इस सारे का जो जितना मलमूत्र है वो सारा इसी में छोड़ा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मीठी नदी के वजह से और बाकी एनजीटी के वजह से कि किसी भी तरीके का सुवेज इन नदियों में छोड़ा ना जाए, अनट्रीटेड हो या ट्रीटेड। ये भी गलत चीज़ है कि ट्रीट करके भी जो ये नदियों में छोड़ा जा रहा है वो भी गलत है। ट्रीट करने के बाद में उसको रीयूज़ का सिस्टम है, लेकिन रीयूज़ कहीं नहीं हो रहा है। कल एक हमने देखा जल संवाद करके जो महाराष्ट्र की एक पुस्तक निकलती है, पुस्तिका जो लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए होती है, उसमें भी ये सब चीज़ों का जो गलत तरीके का इन्फॉर्मेशन और जो डेटा कहाँ से, सोर्स कहाँ से, ये सब नहीं बताते हैं। लोगों को गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बेंगलोर में बहुत सारा पानी का अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका रीयूज़ हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है हरियाणा में, दिल्ली में, सारा गलत इन्फॉर्मेशन पसारा करते हैं। कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी अभी तक उस तरीके का ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है जिससे कि ये पानी चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो या चाहे किसी और काम के लिए हो, जो वो सही तरीके से यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि ये सारा जो पानी है ये सिर्फ इसको इनके ध्यान में ही ऐसा है कि जो नदी के पानी को स्वच्छ करके और नदी को ही प्रवाह देने का, आप समझ लो ये किस तरीके का सोच है कि पहले नदी में सारे नाले छोड़ देते हैं, फिर उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, फिर वो ट्रीटेड वाटर को कहते हैं इससे हम नदियों को फ्लो देंगे। तो ये जो सारा जो गलत तरीके का सोच विचार और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे जो सारा काम हो रहा है ये कितना गलत है, आप लोग समझिए, सोचिए, पढ़िए। और आज तो गूगल का ज़माना है और इतने सारे सर्च इंजन है, उसके ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। मेरे बातों पर भी विश्वास न करें, अपनी खुद की भी थोड़ी हम जानकारी देते, थोड़ा और आप अपना एक्सप्लोर करिए ताकि आप लोगों को भी पता चलेगा कि ये सब कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए क्या करते रहना चाहिए। तो ये मुंबई से गोरेगांव दिंडोशी हिल है और हम यहाँ पर 2007 से रहने आए, क्योंकि
हम प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज के यहाँ पर होके आए थे 2006 में, और तब से लेकर आज तक इन पहाड़ों को बचा के रखा है इस यहाँ पे। इसीलिए आप लोगों को वक्त वक्त पे दिखाते हैं कि किस तरह से भी जानवर आने लगे। लेकिन वन विभाग के लोग आकर मुझे हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं कि मैडम ये तो बिल्कुल प्राइवेट लैंड है, और इस प्राइवेट लैंड को आप क्यों मतलब उनको काम नहीं करने देते हो ऐसे करके। लेकिन क्योंकि मैं कंटिन्यूसली RTI करती रहती हूँ और इसके फॉलोअप्स करती रहती हूँ, तो अभी तक उनकी तो हिम्मत नहीं हुई है यहाँ पे कोई भी एक्सकवेट करके इस तरीके का IT पार्क के नाम पे कुछ भी करने का या रेसिडेंशियल करने का। और दूसरी बात बता दूँ, इसी में ही जो पुलिस डिपार्टमेंट की एक ग्रुप ने भी यहाँ पे जगह लेके रखी हुई है उनका कुछ सोसाइटी बनाने का। देखिए कितनी गलत तरीके से चीज़ें होती है कि जिनके पास आप जाना चाहते हो, जिनको आप पूछना, क्योंकि मैं जब भी ऐसे होता था मैं पुलिस के पास जाती थी, मगर जब पुलिस का रवैया ठंडा रहता था तब मुझे बाद में पता चला कि पुलिस की भी एक सोसाइटी यहाँ बनने के लिए है। जिस वजह से ये देखिए यहाँ पर ये आप देखते हो, हमेशा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस तरीके का ये जो पतरा लगाया हुआ है, यहाँ से ये DP रोड बना दिया था इन लोगों ने, और ये पतरा लगा दिया, मतलब यहाँ से आने जाने का रोड के लिए भी दे दिया था। और ये रोड के बाद में ये रोड के ऊपर से यहाँ से ये पूरा एक्सकवेट करके ये पहाड़ को खोद के पुलिस का सोसाइटी और DB रियलिटीज़ और बहुत सारे दूसरे डेवलपर्स को जगह दी हुई है। लेकिन ये हम तो एक आर्मी मैन की डॉटर भी हैं और प्राचार्य रहे हैं, तो हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा हमारे पास एक्यूमेन है, उसका उपयोग कर लेते हैं। और इस तरह से हमेशा एक उनसे हमने लड़ा दी हुई है कि किस तरह से ये संजय गांधी नेशनल पार्क और थाने वन विभाग और आरे मिल कॉलोनी का जो आरे का पूरा एक्सटेंशन पार्ट, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो नहीं सकती। वैसे पॉलिटिशियंस ने भी ये जगह को लिया हुआ है और इसीलिए बहुत लोग डरते हैं, कोई सामने आना नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, आज पर्यावरण अगर सही रहेगा तभी ये प्लैनेट रह पाएगी, वरना जिस तरीके से ये सारा काम चल रहा है और जिस तरीके से नेक्सस में सारा गलत काम चल रहा है, ये सब के चलते सारा प्लैनेट आज बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग का तो हम लोग आज देख ही रहे हैं कि कैसा इम्पैक्ट है। आप देखिए कैसे क्लाउड फॉर्मेशन है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क का जो एरिया है अभी पूरा क्लाउडी आपको दिख रहा है। ये पूरा जो कंडेंसेशन जो होता है, जो टेम्परेचर ठंडा कूल होने से और जिस तरीके से बारिश का फॉर्मेशन, मतलब हम जिसको वाटर साइकिल कहते हैं, ये आप देख पा रहे हो कि किस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, बारिश हो रही है और फिर ये जो स्ट्रीम कैसे बहती है, पूरा एक वाटर साइकिल आपको दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में। क्योंकि आप देख रहे हो इतना ग्रीनरी है जिस वजह से ठंडा है एरिया, और उस टेम्परेचर कूल होने की वजह से इस तरह से कंडेंसेशन हो रहा है और पानी की अवेलेबिलिटी है। तो ये जो पूरा साइंस है ये बहुत समझना ज़रूरी है कि क्यों पेड़ पौधों की ज़रूरत है, सॉइल का कितना बड़ा रोल है, माइक्रोब्स का आज सारे दुनिया में आज स्टडी चल रही है सारे सूक्ष्म जीवों के बारे में, तो ये सब जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही, थोड़ा हमने सोचा हमारा ज्ञान भी आप लोगों के साथ में बांटे और प्लस दिखाएं कि किस तरह से चीज़ों को अगर संभाला जाए तो ये सब रह सकता है। जितनी अपनी कैपेसिटी में होता है उतना हमें कोशिश करते रहना चाहिए, करते रहेंगे। और आप लोगों का भी हमारा साथ सपोर्ट बनाए रखिए ताकि आगे इन चीज़ों को कर सके। और हर जगह मैं आपको बताती हूँ, आप लोग जहाँ जहाँ पर हो आप लोग फाइंड आउट करो। आप लोगों के यहाँ पे भी बहुत सारे, एक्चुअल में अपने जितने सिटीज़ होते थे वो सारे के पास में बहुत सारे लेक्स हुआ करते थे। आज सारा लेक्स जो तालाब सारा लुप्त हो चुका है, जितना वाटर बॉडीज़ है उसके बफर जोन्स को ये सब खा चुके हैं, और जिस तरीके का टाउन प्लानिंग होना चाहिए वो बिगाड़ चुके हैं, जिस तरीके का सीवेज के लिए डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट सिस्टम नेचुरल बेस्ड होना चाहिए वो सारे को वो सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि STP से बहुत बड़ी मोटी कमाई हो जाती है। और कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम जो बन चुका है, क्योंकि अगर म्यूनसिपैलिटी के डिपार्टमेंट्स में से ये दिया जाता है तो फिर वो इंजीनियर्स, इतनी सारे इंजीनियर्स जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर, सब इंजीनियर, इतना सब फड़ी होते हुए भी फिर क्या ज़रूरत पड़ती है कॉन्ट्रैक्टर्स को ये सब काम देने का। और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर अपने ढंग से करते हैं, ना ये लोग सुपरवाइज़ करते हैं, ना देखते हैं कि जो चीज़ों को जैसे होना चाहिए वो होता भी नहीं है।
तो ये जो सारा सिचुएशन है ना, बहुत ही विडंबना है कि हम लोग जब कोई बात करते हैं तो हम लोगों को बिल्कुल एक नेगेटिव इससे पर्सपेक्टिव से हमारी तरफ देखा जाता है, हम लोगों को उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन हमें सबको याद रखना है कि हम किसी अधिकारी के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी के लिए हम लोग नहीं, हम पर्यावरण के लिए, पर्यावरण का सोच रखने वाले, पर्यावरण से प्यार करने वाले लोग हैं। और बस हमको पर्यावरण के लिए ही लड़ते जाना है, उसको बचाए रखने की कोशिश करनी है। एक एक पेड़ पौधों का क्या इम्पोर्टेंस है, एक एक सॉइल के कण का क्या इम्पोर्टेंस है, पानी का क्या इम्पोर्टेंस है, बारिश का क्या इम्पोर्टेंस है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का क्या इम्पोर्टेंस है, और किस तरह से चीज़ों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसके लिए क्या क्या सोच होनी चाहिए। आज जैसे आपको बता दूँ, आज वाल्धुनी नदी के ऊपर पहली बारी आप लोग को बताते, वाल्धुनी नदी जो अंबरनाथ में बहती है, जो जीआईपी टैंक से होकर बहती है। जीआईपी टैंक मतलब आप लोग समझ लीजिए, जो नीर, रेलवे नीर में आप लोगों ने पानी जो मिलता है, वो ऐसे ही वहाँ पर भी जो रिजर्वायर का साठा है, उससे ही वो पानी सारा देश भर में रेल नीर जाता है और उसी से ही वाल्धुनी नदी की उगम होती है। पहली बारी हमने लड़कर आज वहाँ पर हाइड्रोलिक सर्वे स्टडी चालू हुआ है, जो कि कभी नहीं हुआ। टाउन प्लानिंग में सबसे पहला अहमियत होता है हाइड्रोलिक स्टडी। हाइड्रोलिक का मतलब होता है कि जो पूरे साल भर में पानी कितना बहेगा उस रीजन से, या नदी का नदी जो है उसका कितना डिमार्केशन है, और फिर उसमें से फ़्लो होने वाला वॉल्यूम कितना है, या उसका रेट कितना है मतलब स्पीड कितना है, वॉल्यूम कितना है। ये सब के स्टडी के बगैर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। जबकि वहाँ पर एक टेम्पल टूरिज़्म के नाम पे श्रीकांत शिंदे जी एमपी जो हैं, और एकनाथ शिंदे जी के बेटे हैं, और एकनाथ शिंदे खुद भी वहीं से हैं, पालक मंत्री हैं, और एमपी जो हैं वो वहीं अंबरनाथ से ही एमपी हैं। तो आप समझ लीजिए, इन लोगों ने सारा कॉन्क्रीटाइज़ कर दिया उस नदी को गटर बता के उसको पाइपलाइन में डाल दिया था। लेकिन देखिए, हम लोग एक साधारण से पर्यावरण प्रेमी हैं, जो उनको भी हम लोग काम करने को लगा सकते हैं। और आज इसीलिए काम शुरू हुआ है। मैं आप लोगों के साथ में कुछ फ़ोटोग्राफ साझा करूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मैं उसका पूरा फॉलोअप रख रही हूँ जीपीएस से। हमेशा मुझे दूर दूर तक जाने को तो नहीं मिलता है, लेकिन पूरा फॉलोअप रखती हूँ। और अभी काम शुरू हुआ है, तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार मानती हूँ कि हम लोगों को इतना तो कैपेसिटी दिया है कि हम लोग लड़ पाते हैं और हम लोग काम करवा पाते हैं। कुछ नहीं तो भी कुछ सही काम करवा पाते हैं। तो आज पहली बारी वहाँ पर इस तरीके का हाइड्रोलिक सर्वे स्टडी शुरू हुआ है। टाउन प्लानिंग में जो बफर जोन्स नहीं छोड़ रहे थे उस सब चीज़ों के लिए, और जो जिस तरीके से शिव मंदिर टेम्पल जो है वहाँ पर, उसमें जो घाट वगैरह बनाया जा रहा है उसको हमने रुकवाने की कोशिश। लेकिन क्या है कि पॉलिटिशियन है, बहुत पैसा है, 120 करोड़ लाया हुआ है, वो भी बांटा गया होगा कमीशन के तौर पे जो अधिकारियों को, तो वो भी सुनना नहीं चाहते। तहसीलदार ऑफिस में तहसीलदार को जा के बार मैंने खुद ने जाके बातें की है, मगर कोई भी, मतलब वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है तहसीलदार ऑफिस, और तहसीलदार ऑफिस में भी जाके बताया है कि जो गलत काम चल रहा है तो तहसीलदार ने खुद जाकर उसको एफआईआर करके बंद करवाना चाहिए। ये सब होता नहीं है। फिर हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट से बात की है, पत्र व्यवहार किया है, मेल्स लिख दिए हैं। जितना बैठे बैठे हमसे भी हो पाता है उतना हम करते हैं, जाकर मिलते हैं अधिकारियों से। तो आप लोग भी समझ लीजिए, हम लोगों को पूरी अधिकार है ये नेचुरल रिसोर्सेज बचाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा अपने आप में विश्वास और करेज रखने का, जिससे हम लोग इस तरीके का एक दूसरे के साथ में भी संवाद करके कुछ चीज़ों की जानकारी हासिल करने का और काम को करवाने का। तो बस आज के लिए इतना ही। समझ लीजिए कि हम सब में वो क्या काबिलियत है कि हम लोग ये सारी चीज़ों को बचा सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो एक अपने में दृढ़ विश्वास और इंटेंशंस तैयार करने की कि हमें ये करना है। जब हम ये करेंगे, दिन में भले ही 1 घंटा दे दें या फिर 15 दिन में भी अगर 2 घंटे दे दें तो भी बहुत है।
तो ऐसा एक आप लोग भी अगर अपने में प्रण कर लें कि हम ये करेंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें सही सुधार हो सकती है। स्कूल कॉलेजेस जो आज स्कूल्स कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है ये सब चीज़ों को बताना पढ़ाना करना, क्योंकि जब जब हमने ये स्कूल्स में भी बातें की है तो स्कूल्स में भी यही टीचर्स या जो उनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं ये हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, हमारे इसमें स्कोप में नहीं है ये सब काम। ये सारा गलत है। जब तक कि वो खुद नहीं सुधरेंगे, खुद नहीं समझेंगे, जब तक उनका दिमाग ठीक नहीं होगा तब तक ये बच्चों को भी मेंटोर नहीं कर पाएंगे। वरना स्कूल कॉलेजेस के जो आजू बाजू में ही जितने स्कूल कॉलेजेस है वो अगर ये सब चीज़ों का एक ओनरशिप ले लें, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो क्योंकि आज अपने एजुकेशन सिस्टम में ही कहा गया है कि ये करना ही है इसी तरीके से, तो उसको सही समझ के साथ में अगर करेंगे तो हम इस तरीके का नेचुरल रिसोर्सेज को सब बचाए रख सकते हैं। और इस तरह से छोटे छोटे कदम से भी हम लोग अपनी बड़ी बड़ी काम निभा सकते हैं और बचा सकते हैं। जितना हम कर सकेंगे वो करते रहेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पर डियर आने शुरू हो गए, ये देखिए अब एक एक करके डियर्स आने लग गए, क्योंकि अभी बारिश थोड़ी सी थमी है। तो यहाँ आप देख रहे हो बीच में सारे डियर्स आने लग गए। तो ये होता है, ये अपना रिवॉर्ड होता है, हमको और कोई रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। जिनकी जगह जिसके लिए है उनको ये जगह बनाए रखने के लिए अगर हम कुछ कर सके तो यही हमारा प्रयागराज है, यही हमारा मंदिर है और यही हमारा मतलब हर तरीके का पूजा और जो हम डिवोशन या हम अपना जो कर्तव्य है वैसे निभा कर हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ये पर्यावरण बचाने की वजह से इतना खुशी लगता है मन में भी कि जितना थोड़ा सा भी अगर कर सके इस ज़िंदगी में तो ये बहुत ही ज़रूरी है और ये करते रहना चाहिए। कभी ना कभी इसका फल अपने आप से दिखाई देगा और जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं शर्म आएगी और फिर वो भी थोड़ा सही काम करने में उनको भी फोर्सिबली ये सब करना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए।